नमस्ते, सलाम और आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त किंग और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अफ्रीका के भविष्य को नई दिशा दे रहा है और वो है चीन का बढ़ता प्रभाव। देखिए, पिछले 2 दशकों में चीन ने अफ्रीका के साथ अपने आर्थिक संबंधों का नाटकीय रूप से विस्तार किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये ऐसा है जैसे रातों रात आपका कोई दूर का रिश्तेदार आकर आपके घर का नक्शा ही बदल दे। फैक्ट वर्ल्ड हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए और कहे, ये सब तुम्हारे भले के लिए है। ये बदलाव इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है कि इसे अनदेखा करना नामुमकिन है। अब जब हम कहते हैं विस्तार, तो हमारा मतलब सिर्फ हाथ मिलाना और चाय पीना नहीं है। चीन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और बुनियादी ढांचे का प्रमुख स्रोत बन गया है। सोचिए, सिर्फ इसी साल 2024 में चीन ने $51 बिलियन से अधिक के नए बुनियादी ढांचे के सौदों की घोषणा की। $51 बिलियन। इतनी रकम में तो शायद चांद पर एक छोटा मोटा शहर बसाया जा सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर चीन इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा है? तो सुनिए, इस निर्माण उछाल के पीछे चीन की प्राकृतिक संसाधनों की भूख, नए बाजारों की तलाश और भू राजनीतिक शक्ति की इच्छा है। मतलब मामला सिर्फ दोस्ती का नहीं, बल्कि रणनीति का भी है। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है। इस प्रभाव ने अफ्रीका को बदल दिया है, इसमें कोई शक नहीं। नई सड़कें, नए बंदरगाह, नई रेल लाइनें, विकास की एक नई लहर दिखाई दे रही है। लेकिन विवाद भी है। क्या ये प्रोजेक्ट समृद्धि लाएंगे या छिपी हुई लागत और जोखिम? क्या यह एक सच्ची साझेदारी है या फिर एक ऐसा सौदा जिसमें शर्तें बहुत बारीक अक्षरों में लिखी हैं? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि इन सवालों को ध्यान में रखें, क्योंकि हम अफ्रीका में शीर्ष 10 चीनी मेगा परियोजनाओं का पता लगाते हैं। देखते हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो चलिए, हमारी लिस्ट में सबसे पहले है सुब्रा बांध, जो आइवरी कोस्ट में स्थित है। आइवरी कोस्ट, जिसे हम कोको और अपनी शानदार फुटबॉल टीम के लिए जानते हैं, अब इस विशाल बांध के लिए भी पहचाना जाने लगा है। यह बांध सिर्फ एक ढांचा नहीं है, बल्कि इसे देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम माना जा रहा था। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी ऊर्जा के लिए दूसरों पर निर्भर रहा हो, उसके लिए यह कितनी बड़ी बात होगी। यह बांध सिर्फ कंक्रीट और स्टील का पहाड़ नहीं, बल्कि उम्मीदों का एक समंदर भी अपने साथ लेकर आया। एक ऐसी उम्मीद कि अब शायद बिजली कटौती की समस्या बीते दिनों की बात हो जाएगी। और इस सपने को हकीकत बनाने में सबसे बड़ा हाथ किसका था? जी हां, आपने सही अंदाजा लगाया, चीन। इस परियोजना का लगभग 85% वित्त पोषण चीन की तरफ से आया। अब ये कुछ ऐसा है जैसे आपका कोई दोस्त कहे, चलो पार्टी करते हैं, बिल मैं दूंगा, और फिर वो पूरे शहर को पार्टी में बुला ले। 85% एक बहुत बड़ी रकम होती है, और यह दिखाता है कि चीन इस परियोजना को लेकर कितना गंभीर था। यह सिर्फ एक वित्तीय सहायता नहीं थी, बल्कि एक रणनीतिक निवेश भी था, जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस तरह के निवेश से दोनों देशों के बीच संबंध तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही यह चीन के प्रभाव को भी इस क्षेत्र में बढ़ाता है। यह कोई मामूली बांध नहीं है, बल्कि इसकी क्षमता 275 मेगावाट है और यह 2017 में बनकर तैयार हो गया था। 275 मेगावाट बिजली का मतलब है कि लाखों घरों को रोशन करने की क्षमता, उद्योगों को चलाने की ताकत और देश के विकास को एक नई गति देने की संभावना। जब यह परियोजना पूरी हुई तो इसे एक इंजीनियरिंग चमत्कार के रूप में देखा गया। इसका डिजाइन, इसकी निर्माण गुणवत्ता और इसे समय पर पूरा करने की प्रतिबद्धता, इन सभी ने चीन की निर्माण क्षमताओं का लोहा मनवाया। यह बांध न सिर्फ आइवरी कोस्ट के लिए, बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका के लिए एक मिसाल बन गया। इस बांध का सबसे बड़ा वादा था देश की ऊर्जा स्वतंत्रता में क्रांतिकारी बदलाव लाना। कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जो पहले बिजली के लिए संघर्ष करता था, अब वो न केवल अपनी जरूरतें पूरी कर सकता है, बल्कि शायद भविष्य में अपने पड़ोसियों को भी बिजली निर्यात कर सकता। यह सिर्फ आर्थिक आजादी नहीं, बल्कि एक तरह की संप्रभुता है, जब आप अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी और के मोहताज नहीं रहते। सुब्रा बांध को इसी सपने को साकार करने के लिए बनाया गया था, ताकि आइवरी कोस्ट अपनी पैरों पर खड़ा हो सके और विकास के लिए ऊंचाइयों को छू सके। लेकिन जैसा कि हर बड़े सौदे में होता है, यहाँ भी कुछ सवाल थे। जब कोई देश आपकी इतनी बड़ी परियोजना में इतना पैसा लगाता है, तो क्या स्वतंत्रता सच में स्वतंत्र रहती है? या फिर एक नए तरह की निर्भरता की शुरुआत है? क्या इस भारी निवेश के
अब हम चलते हैं नामीबिया, जहां वॉल्विस बे कंटेनर टर्मिनल एक बड़ी कहानी कह रहा है। यह टर्मिनल कोई नया नहीं था, लेकिन चीन के आने के बाद इसकी काया पलट हो गई। सोचिए, एक बंदरगाह जिसकी क्षमता पहले 3,50,000 TU थी, वो बढ़कर 7,50,000 TU हो गई, यानी क्षमता दोगुनी से भी ज्यादा। यह ऐसा है जैसे आपकी छोटी सी दुकान अचानक एक सुपरमार्केट में बदल जाए। इस विस्तार ने वॉल्विस बे को दक्षिणी अफ्रीका में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र के रूप में स्थापित करने में मदद की है, जो न केवल नामीबिया बल्कि पड़ोसी लैंडलॉक्ड देशों के लिए भी एक जीवन रेखा बन सकता है। और इस शानदार बदलाव के पीछे कौन था? चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी। इन्होंने न केवल बंदरगाह का विस्तार किया, बल्कि इसे अत्याधुनिक तकनीक से भी लैस किया। यह परियोजना चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है, जिसका उद्देश्य एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। चीन हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी ने इस परियोजना को रिकॉर्ड समय में पूरा करने का दावा किया, जिससे उनकी इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रदर्शन हुआ। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इस तेजी के पीछे गुणवत्ता के साथ कोई समझौता किया गया या पर्यावरणीय चिंताओं को नजरअंदाज किया गया? इस टर्मिनल के विस्तार से नामीबिया को क्षेत्रीय व्यापार केंद्र के रूप में उभरने में काफी मदद मिली है। अब यह बंदरगाह जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, जाम्बिया जैसे देशों के लिए समुद्र तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। इससे न केवल इन देशों का व्यापार सुगम हुआ है, बल्कि नामीबिया की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। यह एक ऐसा केंद्र बन गया है जहां से माल का आयात और निर्यात तेजी से और कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। यह क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र को लाभ पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। जब किसी देश का इतना महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा, जैसे कि एक प्रमुख बंदरगाह, किसी विदेशी कंपनी द्वारा बनाया और संचालित किया जाता है, तो संप्रभुता और नियंत्रण के सवाल उठना लाजमी है। क्या नामीबिया इस टर्मिनल पर अपना पूरा नियंत्रण रख पाएगा, या फिर चीन का प्रभाव इतना बढ़ जाएगा कि वह अपनी शर्तों पर व्यापार को निर्देशित कर सके? यह एक नाजुक संतुलन है, जिसे बनाए रखना किसी भी विकासशील देश के लिए एक बड़ी चुनौती होती है। स्थानीय रोजगार सृजन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे वादे कितने पूरे हुए, यह भी देखने वाली बात है। तो वॉल्विस बे कंटेनर टर्मिनल नामीबिया और उसके पड़ोसी देशों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, व्यापार के नए रास्ते खोल सकता है और आर्थिक विकास को गति दे सकता है। लेकिन इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह विकास समावेशी हो और देश की दीर्घकालिक हितों की रक्षा करे। यह सिर्फ कंक्रीट और क्रेन का मामला नहीं है, बल्कि यह भविष्य की रणनीतियों और आत्मनिर्भरता का भी सवाल है। क्या यह वाकई में एक जीत-जीत की स्थिति है, या फिर इसमें कुछ छिपी हुई शर्तें हैं जो बाद में सामने आएंगी? अब रुख करते हैं मिस्र की ओर, जहां रेगिस्तान के बीच एक नया शहर बसाया जा रहा है, नई प्रशासनिक राजधानी। यह कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि 700 वर्ग किलोमीटर में फैला एक महाशहर बनाने की योजना है। सोचिए, दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहर का एक नया अत्याधुनिक संस्करण बनाने जैसा। इस परियोजना का उद्देश्य काहिरा पर बढ़ते दबाव को कम करना और मिस्र को एक आधुनिक भविष्यवादी पहचान देना है। यहां गगनचुंबी इमारतें, चौड़ी सड़कें, हरे भरे पार्क और स्मार्ट तकनीक का जाल बिछाने की योजना है। यह वाकई में एक सपना लगता है, लेकिन क्या यह सपना साकार हो पाएगा? और इस सपने को साकार करने में चीनी कंपनियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। चीन की सरकारी निर्माण कंपनियां इस परियोजना के कई बड़े हिस्सों, जैसे कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट और अफ्रीका की सबसे ऊंची इमारत आइकॉनिक टावर के निर्माण में सक्रिय रूप से शामिल है। यह चीन की इंजीनियरिंग क्षमताओं का एक और प्रमाण है। चीनी कंपनियां न केवल निर्माण कर रही हैं, बल्कि वित्त पोषण के कुछ मॉडलों में भी भागीदार हैं। यह मिस्र और चीन के बीच गहरे होते आर्थिक संबंधों का भी प्रतीक है। इस नए शहर में लगभग 6.5 मिलियन यानी 65 लाख लोगों के बसने की उम्मीद है। यह शहरी नियोजन का एक चमत्कार माना जा रहा है, जहां हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा जा रहा है। परिवहन, पानी, बिजली, सुरक्षा, सब कुछ। इसे एक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां तकनीक का भरपूर इस्तेमाल होगा। इसका उद्देश्य न केवल सरकारी दफ्तरों को यहां स्थानांतरित करना है, बल्कि इसे एक आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में भी विकसित करना है। यह मिस्र के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जो उसकी वैश्विक छवि को बदलने की क्षमता रखती है।
लेकिन इतनी बड़ी परियोजना अपने साथ बड़े सवाल भी लेकर आती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि क्या इतने बड़े पैमाने पर रेगिस्तान में शहर बसाना पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ है? पानी की आपूर्ति कहां से होगी? और क्या आम मिस्रवासी इस महंगे शहर में रहने का खर्च उठा पाएंगे? आलोचकों का कहना है कि यह परियोजना आम लोगों की जरूरतों से ज्यादा सरकार की भव्यता को दर्शाती है। इसके अलावा इस परियोजना की भारी लागत और इसके लिए गए कर्ज भी चिंता का विषय हैं, खासकर जब मिस्र पहले से ही आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा हो। तो मिस्र की नई प्रशासनिक राजधानी एक तरफ तो भविष्य की ओर एक साहसिक कदम लगती है, एक ऐसा शहर जो मिस्र को 21वीं सदी में एक नई पहचान दे सकता है। दूसरी तरफ यह एक ऐसा जुआ भी है जिसमें बहुत कुछ दांव पर लगा है। क्या यह शहर सच में मिस्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाएगा, या फिर यह सिर्फ एक और भव्य स्मारक बनकर रह जाएगा जो कर्ज के बोझ तले दबा हो? यह शहरी नियोजन का एक चमत्कार होगा या रेत में बना एक महंगा महल, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। अगला पड़ाव है अंगोला, जहां काको कबासा जल विद्युत परियोजना एक और विशाल चीनी निवेश का उदाहरण है। यह परियोजना कोई छोटी मोटी नहीं, बल्कि 2172 मेगावाट की भारी भरकम क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना बनने की राह पर है। जरा सोचिए, इतनी बिजली यह न केवल अंगोला की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगी, बल्कि इसे एक क्षेत्रीय ऊर्जा केंद्र के रूप में भी स्थापित कर सकती है। यह परियोजना अंगोला के क्वांजा नदी पर बनाई जा रही है और उम्मीद की जा रही है कि यह देश के औद्योगिक विकास को एक नई उड़ान देगी और लाखों लोगों के जीवन में रोशनी लाएगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे वित्तीय शक्ति चीन के विकास बैंक की है। चीन न केवल पैसा लगा रहा है, बल्कि अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और निर्माण कंपनियां भी इस परियोजना में झोंक रहा है। यह चीन की संसाधन के बदले बुनियादी ढांचा रणनीति का एक क्लासिक उदाहरण हो सकता है, जहां अंगोला अपने तेल या अन्य प्राकृतिक संसाधनों के बदले में चीन से विकास परियोजनाएं प्राप्त करता है। यह मॉडल कई अफ्रीकी देशों में लोकप्रिय हुआ है, लेकिन इसके अपने फायदे और नुकसान हैं। काको कबासा परियोजना की क्षमता इसे अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बनाती है। इसके पूरा होने पर यह अंगोला को न केवल ऊर्जा में आत्मनिर्भर बना सकती है, बल्कि पड़ोसी देशों जैसे कि नामीबिया, बोत्सवाना और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी बिजली निर्यात करने में सक्षम बना सकती है। यह अंगोला के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था में विविधता आएगी और तेल पर उसकी निर्भरता कम होगी। यह परियोजना हजारों स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है। हालांकि यह भी देखना होगा कि कितने कुशल पद स्थानीय लोगों को मिलते हैं। लेकिन हर बड़ी परियोजना की तरह इसके साथ भी कुछ चिंताएं जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता तो पर्यावरणीय प्रभाव की है। इतने बड़े बांध के निर्माण से नदी के पारिस्थितिकी तंत्र, स्थानीय जैव विविधता और नीचे के इलाकों में रहने वाले समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, इसका गहन और निष्पक्ष मूल्यांकन जरूरी है। इसके अलावा परियोजना की लागत और चीन से लिए गए कर्ज की शर्तें भी महत्वपूर्ण हैं। क्या अंगोला इस कर्ज को चुका पाएगा या यह उसे एक गहरे कर्ज के जाल में फंसा देगा? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंगोला पहले भी कर्ज की समस्याओं से जूझ चुका है। तो काको कबासा जल विद्युत परियोजना अंगोला के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आई है, जिससे वह अपनी ऊर्जा क्षमताओं का विस्तार कर सकता है और क्षेत्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है। लेकिन इस अवसर को वास्तविकता में बदलने के लिए पारदर्शिता, पर्यावरणीय जिम्मेदारी और वित्तीय विवेक की आवश्यकता होगी। यह देखना दिलचस्प होगा कि अंगोला इस विशाल परियोजना का प्रबंधन कैसे करता है और क्या यह वाकई में देश के आम लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला पाता है, या फिर यह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए फायदेमंद साबित होती है। अब हम पूर्वी अफ्रीका के तट पर चलते हैं, तंजानिया, जहां बागामोयो पोर्ट परियोजना की बड़ी चर्चा थी। यह कोई आम बंदरगाह नहीं, बल्कि 20 मिलियन टीयू की अनुमानित क्षमता वाला एक मेगा प्रोजेक्ट बनने की बात थी। जरा सोचिए, 20 मिलियन कंटेनर, यह पूर्वी अफ्रीका के पूरे व्यापारिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता था और तंजानिया को इस क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बना सकता था। इस परियोजना में न केवल बंदरगाह, बल्कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र, रेलवे और सड़कों का नेटवर्क भी शामिल था। यह वाकई में एक गेम चेंजर योजना थी जो पूरे क्षेत्र की किस्मत बदल सकती थी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के पीछे चीन मर्चेंट्स होल्डिंग्स इंटरनेशनल
और ओमान के स्टेट जनरल रिजर्व फंड का हाथ था, जिसमें चीन की भूमिका प्रमुख थी। यह परियोजना चीन के मैरीटाइम सिल्क रोड का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की उम्मीद थी, जो हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के प्रभाव को और मजबूत करता। बागामोयो को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा था कि यह अफ्रीका के सबसे बड़े और सबसे आधुनिक बंदरगाहों में से एक बन सके, जो बड़े से बड़े जहाजों को संभालने में सक्षम हो। इसके बनने से दार एस सलाम बंदरगाह पर दबाव भी कम होता। अगर यह परियोजना पूरी हो जाती तो यह न केवल तंजानिया बल्कि उसके पड़ोसी लैंडलॉक्ड देशों जैसे युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और कांगो के पूर्वी हिस्से के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग प्रदान करती। इससे इन देशों की आयात निर्यात लागत कम होती और उनके आर्थिक विकास को गति मिलती। बागामोयो को एक ऐसे एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब के रूप में देखा जा रहा था, जो पूरे पूर्वी और मध्य अफ्रीका को वैश्विक बाजारों से जोड़ता। यह तंजानिया के लिए रोजगार के हजारों अवसर भी पैदा कर सकता था और देश की अर्थव्यवस्था में क्रांति ला सकता था। लेकिन इस सपने को हकीकत बनने में कई बाधाएं आईं। परियोजना की भारी लागत, चीन द्वारा प्रस्तावित कर्ज की कड़ी शर्तें और संप्रभुता से जुड़े मुद्दों को लेकर तंजानिया सरकार में चिंताएं पैदा हुई। पूर्व राष्ट्रपति जॉन मागुफुली ने इन शर्तों को एक पागल आदमी ही स्वीकार कर सकता है कहकर परियोजना को रोक दिया था। उनका मानना था कि ये शर्तें तंजानिया के हितों के खिलाफ हैं और देश को कर्ज के बोझ तले दबा देंगी। इसके बाद परियोजना ठंडे बस्ते में चली गई। हालांकि हाल के दिनों में इसे फिर से शुरू करने की कुछ चर्चाएं हुई हैं। तो बागामोयो पोर्ट एक ऐसी कहानी है जो दिखाती है कि चीन की मेगा परियोजनाएं हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होती। यह एक सबक भी है कि मेजबान देशों को अपनी शर्तों पर बातचीत करने और अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए कितना सतर्क रहना पड़ता है। क्या बागामोयो का सपना कभी पूरा होगा या यह सिर्फ एक महत्वाकांक्षी योजना बनकर रह जाएगा, यह देखना बाकी है। लेकिन यह मामला अफ्रीकी देशों के लिए चीन के साथ अपने संबंधों को समझने और प्रबंधित करने में एक महत्वपूर्ण केस स्टडी जरूर बन गया है। अब हम पश्चिम अफ्रीका के सबसे बड़े देश नाइजीरिया का रुख करते हैं, जहां लागोस इबादान रेलवे लाइन एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। यह 156 किलोमीटर लंबी डबल ट्रैक स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन है, जो नाइजीरिया के आर्थिक केंद्र लागोस को महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर इबादान से जोड़ती है। सोचिए, जो सफर पहले सड़क मार्ग से ट्रैफिक जाम और खराब सड़कों के कारण कई घंटों, कभी कभी तो पूरे दिन का हो जाता था, वो अब ट्रेन से महज 2 घंटे में पूरा हो जाता है। यह नाइजीरिया जैसे विशाल और घनी आबादी वाले देश के लिए परिवहन के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव है। इस परियोजना का निर्माण चीन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है और इसका अधिकांश वित्त पोषण चीन के एक्सिम बैंक से आया है। यह नाइजीरिया में चीनी निवेश से बनने वाली कई रेलवे परियोजनाओं में से एक है, जो देश के पुराने और जर्जर हो चुके रेलवे नेटवर्क को आधुनिक बनाने की एक बड़ी योजना का हिस्सा है। चीन न केवल ट्रैक बिछा रहा है, बल्कि आधुनिक ट्रेनें, सिग्नलिंग सिस्टम और स्टेशन भी बना रहा है। यह नाइजीरिया के बुनियादी ढांचे के विकास में चीन की गहरी भागीदारी को दर्शाता है। लागोस इबादान रेलवे लाइन का महत्व सिर्फ यात्रियों के लिए यात्रा का समय कम करना ही नहीं है, यह माल ढुलाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण धमनी है। लागोस का बंदरगाह पश्चिम अफ्रीका के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और इस रेलवे लाइन से बंदरगाह से माल को देश के भीतरी इलाकों तक पहुंचाना आसान और सस्ता हो गया है। इससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। यह परियोजना कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन क्षेत्रों के लिए जो इस लाइन के किनारे स्थित हैं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, इस चमक दमक के पीछे कुछ चिंताएं भी छिपी हुई हैं। सबसे बड़ी चिंता परियोजना की लागत और चीन से लिए गए कर्ज की है। नाइजीरिया पहले से ही भारी विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और इस तरह की बड़ी परियोजनाएं इस बोझ को और बढ़ा सकती हैं। क्या नाइजीरिया इस कर्ज को समय पर चुका पाएगा, और अगर नहीं तो इसके क्या परिणाम होंगे? इसके अलावा परियोजना के निर्माण में स्थानीय सामग्री और श्रम का कितना उपयोग किया गया और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के वादे कितने पूरे हुए, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। कुल मिलाकर लागोस इबादान रेलवे नाइजीरिया के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो देश के परिवहन क्षेत्र में एक नया अध्याय लिख रही है। ये लोगों के जीवन को आसान बना रही है और अर्थव्यवस्था को गति दे रही है। लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि
कि नाइजीरिया अपनी वित्तीय स्थिरता और दीर्घकालिक हितों का भी ध्यान रखे। यह परियोजना एक उदाहरण है कि कैसे चीनी निवेश अफ्रीका में वास्तविक बदलाव ला सकता है, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि ऐसे निवेशों के साथ आने वाले जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना कितना महत्वपूर्ण है। नाइजीरिया में ही एक और महत्वाकांक्षी परियोजना है माम्बिला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। यह कोई छोटी मोटी योजना नहीं, बल्कि 3050 मेगावाट की विशाल क्षमता वाली परियोजना है। अगर यह बनकर तैयार हो जाए तो यह न केवल नाइजीरिया की बिजली की कमी को काफी हद तक दूर कर देगी, बल्कि पूरे पश्चिम अफ्रीका क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत बन सकती है। सोचिए, लाखों घरों को 24 घंटे बिजली, उद्योगों को निर्बाध आपूर्ति, यह नाइजीरिया के लिए एक वास्तविक ऊर्जा क्रांति ला सकता है। यह परियोजना दशकों से चर्चा में रही है, लेकिन इसे हकीकत में बदलने की कोशिशें अब तेज हुई हैं और इसमें चीन की भूमिका अहम है। इस परियोजना के निर्माण और वित्त पोषण में चीनी कंपनियां और बैंक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरे हैं। चीन के एक्सिम बैंक से इस परियोजना के लिए एक बड़े हिस्से का वित्त पोषण मिलने की उम्मीद है और चीनी निर्माण कंपनियां इसके डिजाइन और निर्माण में शामिल होंगी। यह नाइजीरिया और चीन के बीच एक विशाल साझेदारी का प्रतीक है, जो नाइजीरिया की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। माम्बिला परियोजना नाइजीरिया सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रही है, क्योंकि देश लंबे समय से बिजली की भारी कमी से जूझ रहा है, जो उसके आर्थिक विकास में एक बड़ी बाधा है। यह परियोजना नाइजीरिया के तराबा राज्य में माम्बिला पठार पर बनाई जानी है और इसमें कई बांध और जलाशय शामिल होंगे। इसकी विशाल क्षमता इसे अफ्रीका की सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं में से एक बना देगी। इसके पूरा होने से नाइजीरिया की जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी, जो न केवल पर्यावरण के लिए बेहतर होगा, बल्कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार को भी बचाएगा। यह परियोजना निर्माण के दौरान और बाद में हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी पैदा कर सकती है, जिससे स्थानीय समुदायों को लाभ होगा। लेकिन माम्बिला परियोजना भी विवादों और चुनौतियों से अछूती नहीं रही है। दशकों से यह परियोजना विभिन्न कारणों से अटकी रही है, कभी वित्त पोषण की समस्या, कभी कानूनी विवाद, तो कभी जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास के मुद्दे। परियोजना की अनुमानित लागत भी बहुत अधिक है और इसके पर्यावरणीय और सामाजिक प्रभावों को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। इतने बड़े पैमाने पर बांधों के निर्माण से स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों पर क्या असर पड़ेगा, इसका सावधानीपूर्वक अध्ययन और प्रबंधन आवश्यक है। तो माम्बिला हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट नाइजीरिया के लिए एक बहुत बड़ा सपना है, एक ऐसा सपना जो देश की ऊर्जा तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकता है। यह चीनी और नाइजीरियाई साझेदारी का एक और महत्वपूर्ण उदाहरण है, लेकिन इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए कई बाधाओं को पार करना होगा: वित्तीय, तकनीकी, पर्यावरणीय और सामाजिक। क्या यह परियोजना आखिरकार परवान चढ़ पाएगी और नाइजीरिया के लोगों के जीवन में रोशनी लाएगी, या यह भी एक और अधूरी कहानी बनकर रह जाएगी? यह भविष्य के गर्भ में है, लेकिन उम्मीदें बहुत बड़ी हैं। अब हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका की ओर बढ़ते हैं, जहां अदीस अबाबा जिबूती रेलवे लाइन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में देखी जा रही है। यह 756 किलोमीटर लंबी, पूरी तरह से विद्युतीकृत स्टैंडर्ड गेज रेलवे लाइन है, जो इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा को जिबूती के बंदरगाह से जोड़ती है। सोचिए, इथियोपिया एक लैंडलॉक्ड देश है, यानी उसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती। उसके लिए जिबूती का बंदरगाह जीवन रेखा की तरह है, जहां से उसका 95% से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। पहले इस दूरी को तय करने में सड़क मार्ग से कई दिन लग जाते थे, लेकिन अब इस रेलवे लाइन की बदौलत यह सफर महज 12 घंटे में पूरा हो जाता है। इस परियोजना का निर्माण और वित्त पोषण मुख्य रूप से चीनी कंपनियों और बैंकों द्वारा किया गया है, जिनमें चीन रेलवे ग्रुप और चीन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन प्रमुख हैं। यह चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत अफ्रीका में सबसे महत्वपूर्ण और सफल परियोजनाओं में से एक मानी जाती है। चीन ने न केवल रेलवे लाइन बिछाई, बल्कि आधुनिक ट्रेनें, स्टेशन और रखरखाव की सुविधाएं भी प्रदान की। यह परियोजना इथियोपिया और जिबूती दोनों देशों के लिए आर्थिक विकास और क्षेत्रीय एकीकरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेलवे लाइन ने इथियोपिया की अर्थव्यवस्था पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डाला है। माल ढुलाई की लागत और समय में भारी कमी आई है, जिससे इथियोपिया के उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ी है।
इससे देश के औद्योगिक विकास को भी बढ़ावा मिला है, क्योंकि कंपनियां अब कच्चे माल और तैयार उत्पादों का परिवहन अधिक कुशलता से कर सकती हैं। यह रेलवे लाइन न केवल व्यापार के लिए बल्कि लोगों की आवाजाही के लिए भी एक महत्वपूर्ण साधन बन गई है, जिससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इस सफलता की कहानी में भी कुछ चुनौतियां और सवाल हैं। परियोजना की लागत काफी अधिक थी और इथियोपिया और जिबूती दोनों ही देशों पर चीनी कर्ज का बोझ बढ़ा है। क्या ये देश इस कर्ज को चुकाने में सक्षम होंगे? यह एक बड़ा प्रश्न है। इसके अलावा रेलवे के संचालन और रखरखाव में भी शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं आईं। हालांकि अब स्थिति में सुधार हुआ है। यह भी सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुंचे और यह केवल कुछ बड़े व्यवसायों के लिए ही फायदेमंद न रहे। फिर भी अदीस अबाबा जिबूती रेलवे लाइन अफ्रीका में चीनी निवेश की परिवर्तनकारी शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसने दो देशों को जोड़ा है, व्यापार को सुगम बनाया है और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा किए हैं। यह दिखाता है कि कैसे रणनीतिक बुनियादी ढांचा किसी क्षेत्र की किस्मत बदल सकता है। यह परियोजना हॉर्न ऑफ अफ्रीका में क्षेत्रीय एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है और यह उम्मीद जगाती है कि भविष्य में इस तरह की और भी परियोजनाएं इस क्षेत्र के विकास में योगदान देंगी, बशर्ते कि वित्तीय स्थिरता और संप्रभुता का ध्यान रखा जाए। अब हम दक्षिणी अफ्रीका के एक और देश मोजाम्बिक का दौरा करते हैं, जहां मापुटो काटेम्बे ब्रिज इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना है। यह अफ्रीका का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 3 किलोमीटर है और मुख्य स्पैन 680 मीटर का है। यह पुल मापुटो खाड़ी के पार राजधानी मापुटो को काटेम्बे जिले से जोड़ता है। पहले मापुटो से काटेम्बे जाने के लिए या तो लंबी सड़क यात्रा करनी पड़ती थी या फिर फेरी का सहारा लेना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था। इस पुल ने इस दूरी को मिनटों में समेट दिया है, जिससे दोनों क्षेत्रों के बीच कनेक्टिविटी में क्रांति आ गई है। इस भव्य पुल का निर्माण चीन रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा किया गया है और इसका वित्त पोषण चीन के एक्सिम बैंक से प्राप्त ऋण के माध्यम से हुआ है। यह पुल न केवल एक इंजीनियरिंग चमत्कार है, बल्कि यह मोजाम्बिक और चीन के बीच बढ़ते सहयोग का भी प्रतीक है। इसके डिजाइन और निर्माण में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और यह मापुटो शहर के क्षितिज पर एक नई पहचान बन गया है। इस पुल के बनने से काटेम्बे क्षेत्र के विकास की नई संभावनाएं खुली हैं, जहां पर्यटन और रियल एस्टेट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस पुल का उद्देश्य सिर्फ मापुटो और काटेम्बे को जोड़ना ही नहीं है, बल्कि यह एक बड़े विकास गलियारे का हिस्सा है, जो मोजाम्बिक को दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड से बेहतर तरीके से जोड़ेगा। इससे क्षेत्रीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और मोजाम्बिक की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचेगा। यह पुल मापुटो शहर के विस्तार और विकेंद्रीकरण में भी मदद कर सकता है, क्योंकि अब लोग काटेम्बे जैसे कम भीड़-भाड़ वाले इलाकों में रहने और काम करने के बारे में सोच सकते हैं। यह कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। लेकिन अफ्रीका के सबसे लंबे सस्पेंशन ब्रिज की अपनी चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चिंता इसकी ऊंची लागत और इसके लिए लिया गया भारी चीनी कर्ज है। मोजाम्बिक पहले से ही कर्ज के संकट से जूझ रहा है और इस पुल ने उस बोझ को और बढ़ा दिया है। क्या इस पुल से इतना राजस्व उत्पन्न हो पाएगा कि यह अपनी लागत वसूल कर सके और कर्ज चुका सके? यह एक बड़ा सवाल है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इतनी बड़ी रकम को शायद शिक्षा या स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में खर्च किया जा सकता था, जहां इसकी ज्यादा जरूरत थी। तो मापुटो काटेम्बे ब्रिज एक तरफ तो मोजाम्बिक की प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक है, जो देश की इंजीनियरिंग क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। दूसरी तरफ यह एक सफेद हाथी भी साबित हो सकता है, यानी एक ऐसी महंगी परियोजना जिसका रखरखाव मुश्किल हो और जो उम्मीद के मुताबिक आर्थिक लाभ न दे पाए। यह पुल एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है कि भव्य परियोजनाएं आकर्षक तो होती हैं, लेकिन उनकी व्यवहार्यता और वित्तीय स्थिरता का आकलन करना भी उतना ही जरूरी है। क्या यह पुल मोजाम्बिक के भविष्य को जोड़ेगा या उसे कर्ज के जाल में और उलझाएगा, यह देखने वाली बात होगी। और हमारी लिस्ट में आखिरी लेकिन निश्चित रूप से कम नहीं है केन्या की नैरोबी मोम्बासा मानक गेज रेलवे।
यह 472 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन केन्या के सबसे बड़े शहर और राजधानी नैरोबी को हिंद महासागर के तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर मोम्बासा से जोड़ती है। यह केन्या की आजादी के बाद की सबसे बड़ी और सबसे महंगी बुनियादी ढांचा परियोजना है। इस रेलवे लाइन ने पुरानी मीटर गेज वाली लुनाटिक एक्सप्रेस की जगह ली है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में बनी थी और काफी धीमी और अविश्वसनीय हो चुकी थी। इस नई लाइन ने यात्रा का समय 10 से 12 घंटे से घटाकर सिर्फ 4 से 5.5 घंटे कर दिया है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण और वित्त पोषण भी चीन के हाथों में रहा है। चीन रोड एंड ब्रिज कॉरपोरेशन ने इसका निर्माण किया और चीन के एक्सिम बैंक ने परियोजना की लागत का लगभग 90% हिस्सा ऋण के रूप में प्रदान किया। इस रेलवे को चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत एक प्रमुख परियोजना के रूप में देखा जाता है और यह केन्या में चीनी प्रभाव का एक शक्तिशाली प्रतीक है। आधुनिक यात्री ट्रेनें, जिन्हें मदाराका एक्सप्रेस कहा जाता है, और मालगाड़ियां इस ट्रैक पर दौड़ती हैं, जो केन्या के परिवहन क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव लाई है। इस रेलवे का उद्देश्य केन्या को पूर्वी अफ्रीका के एक प्रमुख परिवहन और लॉजिस्टिक्स केंद्र के रूप में स्थापित करना है। यह न केवल केन्या के भीतर माल और लोगों की आवाजाही को तेज और कुशल बनाती है, बल्कि यह युगांडा, रवांडा, दक्षिण सूडान और पूर्वी कांगो जैसे पड़ोसी लैंडलॉक्ड देशों के लिए भी एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग प्रदान करती है। मोम्बासा बंदरगाह से माल को तेजी से नैरोबी और उससे आगे पहुंचाया जा सकता है, जिससे व्यापार लागत कम होती है और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। यह परियोजना केन्या के पर्यटन उद्योग के लिए भी फायदेमंद साबित हुई है, लेकिन यह शायद अफ्रीका में सबसे ज्यादा विवादित चीनी परियोजनाओं में से एक रही है। इसकी भारी लागत लगभग 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर सिर्फ पहले चरण के लिए और इसके लिए लिए गए चीनी कर्ज की शर्तों को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई है। कई लोगों का मानना है कि परियोजना की लागत बहुत अधिक थी और इसमें भ्रष्टाचार हुआ। इसके अलावा इस रेलवे के पर्यावरणीय प्रभाव, खासकर नैरोबी नेशनल पार्क से गुजरने वाले हिस्से को लेकर भी काफी विवाद हुआ। यह भी सवाल उठे हैं कि क्या यह रेलवे लाइन आर्थिक रूप से इतनी व्यवहार्य है कि वह अपने कर्ज चुका सके। तो नैरोबी मोम्बासा रेलवे एक ऐसी परियोजना है जो आधुनिकता, विकास और चीनी साझेदारी का प्रतीक है, लेकिन साथ ही यह वित्तीय जोखिम, पर्यावरणीय चिंताओं और पारदर्शिता के अभाव जैसे मुद्दों को भी उजागर करती है। यह केन्या के लिए गर्व का विषय भी है और चिंता का कारण भी। क्या यह रेलवे केन्या को समृद्धि की ओर ले जाएगी या यह उसे कर्ज के एक ऐसे जाल में फंसा देगी जिससे निकलना मुश्किल होगा? यह एक जटिल सवाल है और इसका जवाब शायद आने वाले कई सालों में मिलेगा। यह परियोजना अफ्रीकी देशों के लिए एक चेतावनी भी है कि बड़े सपनों की कीमत भी बड़ी हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी अफ्रीका में चीन की टॉप 10 मेगा परियोजनाएं। जैसा कि हमने देखा, अफ्रीका में चीन का खरबों डॉलर का निवेश एक रणनीतिक कदम है जो आर्थिक विकास और भू राजनीतिक प्रभाव को बड़ी चतुराई से जोड़ता है। ये परियोजनाएं सिर्फ कंक्रीट और स्टील के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये अफ्रीका के भविष्य की कहानी लिख रही है। एक ऐसी कहानी जिसमें विकास की अपार संभावनाएं भी हैं और गहरे जोखिम भी। नई सड़कें, नए बंदरगाह, बिजली घर, ये सब अफ्रीका के विकास के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि किस कीमत पर। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको इनमें से कौन सी मेगा परियोजना सबसे ज्यादा प्रभावित करती है और क्यों? क्या यह मिस्र की नई रेगिस्तानी राजधानी है, या इथियोपिया जिबूती रेलवे जिसने 2 देशों को जोड़ा, या फिर केन्या की रेलवे जो इतनी चर्चा में रही? हर परियोजना की अपनी कहानी है, अपने वादे हैं और अपने विवाद हैं। यह जानना दिलचस्प होगा कि आप इन परियोजनाओं को किस नजरिए से देखते हैं और आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। क्या वह आर्थिक विकास है, कनेक्टिविटी है, या फिर संप्रभुता और पर्यावरण जैसे मुद्दे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको लगता है कि चीन का निवेश अफ्रीका को बेहतर के लिए बदल देगा, या इसमें कोई नकारात्मक पहलू हो सकता है जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया है? क्या यह एक सच्ची साझेदारी है जो अफ्रीका को आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगी, या यह एक नया औपनिवेशिक जाल है जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं? आपके विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें नीचे टिप्पणियों में बताएं, आपकी राय क्या है? हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगली बार तक सोचते रहिए और सवाल पूछते रहिए।